बैक टू द चैनल गाइज, मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज आपके सामने दोबारा रूबरू हुआ हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा काम ही है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। आज मैं इस गाड़ी का आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि लगभग मेरे को 1 साल 1 महीना हो चुका है इसे इस्तेमाल करते हुए। पीछे दिनों में आपको पता ही होगा कि मैं इंश्योरेंस का एक वीडियो लाया था, जिसमें आपने जो भी जितना भी प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आज मैं इसका 1 साल का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, जिसके अंदर ये गाड़ी जैसी आई थी एकदम डब्बे जैसी गाड़ी थी, जिसको मैंने चेंज करके काफ़ी कुछ अपने हिसाब से बनाया है, उसी के बारे में मैं आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से एक बलेनो के डेल्टा मॉडल को डेल्टा प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, रिक्वेस्ट करूंगा अंत तक देखें। अगर मेरे भाई जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, तो ये मोटिवेशन अपना बरकरार रखें कुछ इसी तरीके से। जिस दिन भी फुल टाइम हो गया तो कोशिश करेंगे कि कितना बढ़िया कर सकते हैं वो करके दिखाएंगे। बाकी तो अभी इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू लेके आया हूँ। लगभग 7700 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ 13 महीने में, और उसमें पूरा बताऊंगा कि क्या क्या गाड़ी के अंदर चेंज किया, जिस हिसाब से ये जो है एक हाईवे पे और अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके की मेरी मूवमेंट रहती है उसमें चलने लायक ये गाड़ी बन पाई है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर जो है मैं एक वॉक अराउंड देता ही हूँ, वो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है वीडियो स्टार्ट करने का। तो वॉक अराउंड दे देता हूँ। इसके अंदर जो भी चेंजेस किए हैं वो क्रोम के रूप में आपको नज़र आ रहे होंगे। ऐसा तो और कुछ भी किया नहीं है। बाकी व्हील्स भी इसके अंदर ये आते नहीं है, तो ये अलॉय व्हील वगैरह इंस्टॉल किए हैं। हैंडल वगैरह हो गए, और अपना डोर ग्लेजिंग हो गई, जो विंडो कार्निश जिसको आप लोग बोलते हैं। ये कुछ मैंने इसमें इतने चेंज किए ताकि इसका जो है बाहर का जो है लुक इनहेंस कर सकूं और गाड़ी प्रेजेंटेबल बन जाए। बाकी फ्रंट से इसमें जो है जेटा मॉडल तक भी फॉग लैंप आते नहीं है, वो भी मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किए जो कि ओरिजिनली है। बाकी हेडलाइट के अंदर वही बहुत घटिया से पीले रंग के बल्ब आते हैं, जिनको चेंज करके ओसराम के एलईडी में अपग्रेड किया था। तो ये कुछ गाड़ी का लुक है जो निकल के आता है मेरे इतने सारे चेंजेस करने के बाद। जब तक लगभग ये चेंजेस जो होंगे मेरे कम से कम 35 या 38 हज़ार के लपेटे में आ गए होंगे। ये जो एक्सटीरियर में इतना चेंज हुआ है, जिसमें अलॉय व्हील की कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा है। तो ये मेरा वॉक अराउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं गाड़ी की कमियों पे पहले बात करूँगा, फिर इसकी खूबियाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले कमियाँ गाड़ी के अंदर यही है कि बिल्ड क्वालिटी में गाड़ी के कमी है। गाड़ी को बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाना पड़ता है, जबकि मैंने गाड़ी इतनी ज़्यादा ड्राइव नहीं की है। लेकिन अपना पिछली वाली जो मेरे पास बलेनो थी, जो कि 2019 में थी, और इसके कंपैरिजन में करूं तो कंपनी के अकॉर्डिंग तो कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जो कि कुछ विजिबल भी हैं प्लास्टिक क्वालिटी में। और जो इसका जो पतरा है, जिसको आप ये गाड़ी का बॉडी बोलते हो, आउटर बॉडी, उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी अप टू द मार्क नहीं है। मैं जिससे पहले जो भी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहा था सब 4-5 स्टार रेटिंग की थी, तो उसके हिसाब से तो डिग्रेडेड ही लगती है, बहुत ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ती है। ये फैक्ट है, आप चाहे 120 चलाओ, चाहे 150 चलाओ, चाहे 80 चलाओ, आपको ये गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका 80-90 पे कोलिजन हुआ तो आपके बचने के चांसेस भी इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। कई लोग इसे टीन का डब्बा और कनस्तर भी बोलते हैं। तो फ्रोंक्स और बलेनो दोनों इसी कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं, इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठ के अगर गाड़ी में जाएंगे लगभग 90-90 किलो के, तो गाड़ी जो है एनी हाउ दबेगी, गाड़ी खिंचाई नहीं कर पाएगी। बिल्कुल क्लियर फैक्ट है। अगर आपका गर्मियों में 43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, फ्रेंड्स इस बात को अंडरलाइन कर लेना, सिचुएशन बेस्ड होती हैं चीज़ें। 43 टेम्परेचर के अंदर अगर इसमें 4 बंदों को बिठाकर एसी चला के ले जाया जाए तो ये गाड़ी खिंचाई नहीं करेगी। खिंचाई इन दी सेंस, देखो अगर आप बार बार गियर डाउन करके कहीं भीड़ में चल रहे हो, वहाँ पर अगर हाईवे पे गाड़ी स्टेडी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 90-100 आराम से टापाटाप जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी कहीं ऐसे ट्रेन में चला रहे हो जैसे, दिक्कत है, गियर आपको ओवरटेक के लिए छोटा करना पड़ेगा हर हाल में, उसके बिना ये गाड़ी नहीं कामयाब है। एज कम्पेयर टू जो इनका 1500 सीसी का इंजन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, उसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। गाड़ी के अंदर मेरे को एक बड़ी कमी लगी, एक इसमें से जो पीछे रियर वाइपर ओमिट कर दिया कंपनी ने, ये बहुत ज़्यादा गलत किया, नहीं करना चाहिए था। जबकि इससे पहले का जो डेल्टा मॉडल था उसके अंदर जो है रियर वाइपर आया करता था। इस टाइप की गाड़ी के डिज़ाइन में, जो कि ये हैचबैक टाइप का सेगमेंट है, इसमें रियर वाइपर की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। आपको पता ही होगा, 1-2 वीडियो में मैंने बताया था। मैंने आपको बताया भी था कि जो है मैं वाइपर का मटेरियल ऑर्डर कर चुका हूं, तो बिल्कुल फैक्ट है, मटेरियल ऑर्डर हो चुका है, सिर्फ ग्लास की कमी है। और जो मेरा इंस्टॉलेशन करने वाला है वो दोबारा गाँव गया हुआ है, तो जैसे ही वो आएगा तो सबसे पहले वो वीडियो आपको देंगे और इसके अंदर रियर वाइपर इंस्टॉल करेंगे। बट ये एक सबसे बड़ी कमी है, कंपनी को ये नहीं कट करना चाहिए था। चाहे बेशक गाड़ी के 2-2.5 हज़ार कीमत बढ़ा देती, मगर रियर वाइपर देना चाहिए था। पांचवी और बड़ी कमी, गाड़ी के अंदर सीट हाइट एडजस्टमेंट की आती है। हाँ भाइयों,
बेशक मैं ये काम करता हूँ, पर इस गाड़ी के अंदर जो है सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता, जबकि ये बहुत बेसिक और टुच्चा सा फीचर है मेरी नज़र में। ये गाड़ी को कम से कम बेस मॉडल से ऊपर वाले मॉडल में जो है स्टैंडर्ड देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो ये एक बड़ी कमी है गाड़ी के अंदर, ये होनी चाहिए थी। पहले इस गाड़ी को बढ़िया चलाने लायक और नाइट विजिबिलिटी के लिए मैंने इसके अंदर LED लाइट इंस्टॉल की है, क्योंकि इसमें बहुत ही बोरिंग और बहुत ही घटिया पीले बल्ब आते हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार है, उनमें विजिबिलिटी बिल्कुल है नहीं। उससे जो है मेरी विजिबिलिटी रात की इनटू 10 टाइम्स हो गई है, मतलब बहुत अच्छी विजिबिलिटी और पूरा प्रॉपर फोकस इसका मिलता है और बिल्कुल OEM फिटिंग आती है, क्योंकि इसके अंदर जो बल्ब आते हैं HB3 वही उसी का मैंने जो है ये ओसाराम में ऑर्डर किया है। प्लस नीचे जो है मैंने ये फॉग लैम्प कंपनी से ही लगवा लिए थे, क्योंकि इसके अंदर मेरे को कोई मॉडिफिकेशन पसंद नहीं है। प्लस मैं कोई भी हैवी वायरिंग करना नहीं चाहता, उससे गाड़ी की वारंटी वॉइड होती है और भैया गर्मी में आग लगने के चांस होते हैं बहुत ज़बरदस्त। उसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, ये ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इनका यूज़ है उसको ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी के अंदर आती है वो है बल्ब, जो कि टर्न इंडिकेटर बल्ब के नाम से भी आपको जानते हैं। वो भी इसके अंदर बोरिंग से बल्ब भी आते हैं, एम्बर बल्ब। उनका रिफ्लेक्शन और थ्रो बिल्कुल ज़ीरो है हाईवे पे, और मेरी ज़्यादातर ड्राइविंग जो है हाईवे की रहती है, सिटी में मैं बहुत कम गाड़ी चलाता हूँ। तो देख सकते हैं इसके अंदर पूरा LED तो नहीं आता, आगे पीछे बल्ब थे, बीच में इस वाले शीशे पे LED आ जाता था, बट इसको मैंने रिप्लेस करके LED में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके जो चारों वो हैं इंडिकेटर, वो आपके LED में होगा। इनका रात का फोकस मैंने आपको दिखाई रखा होगा, सिग्नल देगी तो भाई साहब बंदे की आंख चमक जाएंगी कि क्या भाई क्या लाइट लगाई हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इस गाड़ी को चलाने लायक मैंने बनाई है। बाकी तो लुक्स तो जो है अपनी अपनी मर्जी वाले होते हैं, लुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में किसी को क्रोम ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्रोम लगा लिया है गाड़ी में, ताकि गाड़ी अच्छी लगे। और वाइट कलर पे जो है क्रोम जो है बहुत रॉयल फील देता है, तो कुछ इस हिसाब से इंस्टॉल कर लिया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी के अंदर क्रूज इंस्टॉल्ड है, वो तो आपको पता ही होगा और बहुत सारे भाइयों को मैंने किया भी है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है। अगर आप गाड़ी जो है एक्सप्रेस वे पे ज़्यादा लेके जाते हैं, हाईवे पे तो ये यूज़फुल नहीं है, बट एक्सप्रेस वे पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप जो है बहुत आसानी से गाड़ी को 80, 90 पे, 100 पे अकॉर्डिंग टू द रोड इसको गाड़ी को सेट करके एक्सीलेटर से पैर को अपने रिलीव कर सकते हो। क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर आप 400-500 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो तो इसका कम से कम 200 किलोमीटर तो इस्तेमाल करोगे। ये फुल फंक्शनल क्रूज है विदाउट एनी लैग। बहुत सारे भाइयों को कर भी चुका हूँ तो उनको क्लियर पता होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस गाड़ी के अंदर, मैंने ये वाला मिरर इंस्टॉल किया था, जो ये ऑटोक्रोमेटिक जो है रियर व्यू मिरर आता है, ओरिजिनल सुजुकी का ही प्रोडक्ट है ये भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी आपको अपने हिसाब से बनानी है तो ये चीज़ें लगानी इसके अंदर मैंडेटरी हैं। इसमें जो है अगर फ्लैश लाइट पड़ती है गाड़ी की हाई बीम पे रात के समय, तो जो है ये ब्लैक हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इसके अंदर बहुत ही घटिया क्वालिटी के एम्बर बल्ब आते हैं येलो, जो कि मैंने चेंज करके ओसाराम के वाइट LED लगाए हैं। इससे गाड़ी में अगर कभी वीडियो बनानी हो, रात में आप कहीं जा आ रहे हो, तो बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। ये इस वाली लाइट का भी चेंज किया है और इधर का भी चेंज किया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बूट में भी कोई लैंप नहीं आता था इस मॉडल के अंदर, वो भी मैंने इंस्टॉल किया है, जो कि ओरिजिनल होने वाला है। बिल्कुल ही डुप्लीकेट में कोई चीज़ इंस्टॉल ही नहीं करता, ना रिकमेंड करता, ओरिजिनल है। और इसके अंदर जो है LED चेंज कर चुके हैं, ये भी ओसाराम की LED मैंने लगाई थी। इससे मेरे को बूट में जो विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है रात के टाइम पे, क्योंकि मुझे अक्सर रात को इसको एक्सेस करना पड़ता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये कुछ सीट कवर है, जो कि गाड़ी को प्रेजेंटेबल रखने के लिए और ओरिजिनल सीट्स को सेव करने के लिए इंस्टॉल किए गए थे। इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लगभग 12 से 13 महीने हो चुके हैं, अच्छे चल रहे हैं। प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़ एक, इसके अंदर जो है लाइट नहीं आती है, तो यहाँ पे हमने लाइट भी इंस्टॉल किए, देख सकते हैं आपको बल्ब आपको जलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने इस गाड़ी को वर्केबल बनाने के लिए अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर इंस्टॉल की थी, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया। उसके बाद जो कमियां हैं वो नो डाउट वो तो आपको बता ही दी, वो तो रहेंगी, क्योंकि वो इंजन से रिलेटेड ही हैं ज़्यादातर। बाकी एज सच और कोई कमी नहीं है। अब मैं इसकी कुछ खूबियां बताता हूँ, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है मास्टरपीस बनी हुई है और बहुत ज़्यादा लोग इसको अभी भी प्रेफर करते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई इसके अंदर अगर खूबियों की बात करेंगे तो इसका इंजन ही इसकी कमी भी है और खूबी भी है। 1.2 लीटर का इसके अंदर आपको इंजन मिल जाता है, लगभग 1200 सीसी। इन भाइयों को नहीं पता, इसके अंदर 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर पे के ऊपर मिल जाते हैं, तो मतलब 4, 4, 8 और 8 दूनी 16।
लगभग आपको 16 वॉल्व की वजह से जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो टॉप नॉच मिलती है। इंजन रिफाइनमेंट में गाड़ी में कोई कमी नहीं है। और गाड़ी की फर्स्ट सर्विस होने के बाद, मतलब जी की फर्स्ट सर्विस इन द सेंस जिसमें आपका ऑयल रिप्लेस होता है, मतलब 1 साल के बाद अगर आप वो सर्विस करवा लेते हैं तो इंजन के अंदर से जो साउंड होती है ना, गायब हो जाएगी। कोई आवाज़ ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट खड़ी है कि नहीं। सबसे बड़ी बात साइलेंट कैबिन। NVH लेवल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की गई है बलेनो में, पहले जो है नहीं था बट अभी की गई है, तो अच्छे से मेंटेन्ड है। और गाड़ी के अंदर कोई भी ज़्यादा रोड नॉइज़ वगैरह नहीं है। आपको अपोलो के मिल जाते हैं जो कि कोई दुख की बात नहीं है, वो भी अच्छी क्वालिटी के टायर हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये 2 बातें बहुत बढ़िया है। तीसरा, इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। माइलेज किंग इसका इंजन है। इंजन से मेरे को कोई भी जो है दुख नहीं हुआ है इसको लेके, लगभग 13 महीने के अंदर, और इससे पहले भी 2 साल चलाई हुई है। तो माइलेज जो पिछले वाली जनरेशन थी उससे इसकी ज़्यादा इनहेंस है, प्लस इसकी जो स्मूथनेस है वो भी इनहेंस है। क्लच उसमें वायर टाइप था, इसमें हाइड्रोलिक है, तो क्लच भी उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ है और क्लच के अंदर कोई लैग नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसकी पॉजिटिव साइड पे हैं। प्लस जो ABS मेरी पहली वाली गाड़ी में भी था, लेकिन जो हिल होल्ड वगैरह इसके अंदर है, जो स्टेबिलिटी प्रोग्राम कंपनी ने डाला है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बट वो सीखदार ड्राइवरों के ज़्यादा काम आता है, हमें उसकी ऐसा जितनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं है, और भाइयों के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बट है तो अच्छा है कि बैक स्टीप पे जब ये होल्ड कर लेती है गाड़ी, नहीं पीछे जाती, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं। हम फिएट पे गाड़ी चलानी सीखी थी भाई, जिसमें हैंड गियर हुआ करता था, उससे मैंने ड्राइव सीखी है। तो मेरे को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना भी स्टीप हो मैं गाड़ी निकाल लूँगा, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे महिंद्रा की कमांडर दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। बाकी लुक्स तो जो है हर किसी के अपना सब्जेक्टिव है मैटर। तो लुक्स मेरे को अच्छे लगते हैं। प्रॉपर जो है हैचबैक का लुक है, जिसमें आगे से एक सेडान वाली फीलिंग देती है, क्योंकि सियाज से रिजेंबल करती है इसका फ्रंट फेशिया, कुछ इस टाइप का मिल जाता है। तो ऑन द होल 7,000-7,700 किलोमीटर चलाने में जो मेरी सर्विस में कॉस्ट आई थी वो मैंने आपको बताई दी थी। आपको पता था मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ, तो उसके अंदर ये बताऊँगा 2,000 रुपये या 1,900 रुपये बिल आया था, जिसके अंदर ऑयल चेंज हुआ था, और इस गाड़ी ने कोई खर्चा नहीं मांगा। जो भी खर्चा लगा है सारा मॉडिफिकेशन के ऊपर लगा है मैंने, कुछ भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा ऐसा वाला किया नहीं है। मॉडिफिकेशन में जो भी अपने अकॉर्डिंग हर बंदा गाड़ी बनाता है तो वो लेके आता है ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें कि उसकी गाड़ी उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेबल लगे। बाकी और इसकी खूबियों की मतलब यही 3-4 खूबियाँ जिसकी वजह से बिक रही है। एक तो ये इकोनॉमिकल है, इस गाड़ी पे डिस्काउंट भी हमेशा ज़्यादा चल रहा होता है। तीसरी चीज़, गाड़ी माइलेज भी बहुत अच्छी देती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। माइलेज ही सबसे बड़ा इस गाड़ी के अंदर फैक्टर है कि हर बंदा इसको लेना चाहता है। और कुछ मेरे भाई तो ऐसे हैं कि इस गाड़ी के अंदर भी CNG को ऑप्ट करते हैं, कि मतलब वो तो भाई साहब 35-36 का माइलेज देती है। मतलब एक सिलेंडर में लगा लो आप 400-450 गाड़ी आराम से खिंच जाती है। तो भाई साहब एक सिलेंडर वो बहुत कम 500-600 का फिल हो जाता होगा। ये इसे 450 चलाने के लिए कम से कम 2,500 नहीं 2,000 रुपये का 20 लीटर पेट्रोल तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर वो तो सस्ती है नो डाउट। तो ये कुछ इंजन है जिससे कंपनी खेल रही है, और इसको और फ्रोंक्स को प्लस साइड में जो अपनी 1.2 की इग्निस जो भी अभी भी आ रही है, और जो इससे काफ़ी धाकड़ गाड़ी है, मतलब ये तीनों एक ही सेगमेंट से में आगे खड़ी हो गई है, इग्निस, बलेनो और अपना फ्रोंक्स को। इनमें 1.2 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 3 सिलेंडर नहीं है जैसे कि स्विफ्ट में और जो नई वाली डिज़ायर में आ रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। उनमें बैलेंसिंग की दिक्कत है, वाइब्रेशन की दिक्कत है, और वो किसी भी हाल में कंपनी नहीं रेक्टिफाई कर सकती। पास मेरा भाई आया था एक डिज़ायर लेके ब्रांड न्यू, उसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम थी, जबकि गाड़ी मुश्किल से 250 किलोमीटर चली हुई थी। तो ये कुछ मेरा रिव्यू था 7,000 किलोमीटर में। इसमें मैंने जो महसूस किया आपको पूरा बता दिया। डाउन साइड्स भी हैं, और ये बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्ट है कि किसी भी चीज़ का कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं होती। हर मशीन में डाउन साइड भी होते हैं और अप साइड भी होते हैं। हमें जो है उसके अप साइड्स को ज़्यादा देखना है और उस चीज़ को अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली बाय करना है। तो मेरी रेंज इस समय इसकी थी, तो इस हिसाब से मैंने किया हुआ है। तो ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे दोबारा रूबरू होता हूँ। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम।